ईरान ने पिछले 24 घंटे में कुछ ऐसा किया है जिससे पूरी दुनिया चौंक गई है। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति ने गल्फ रीजन के उन 8 मुल्कों अपने पड़ोसी देशों से माफ़ी मांगी है जिन पर वो लगातार अटैक कर रहा था, इसराइल के अलावा। तो ये माफ़ी क्यों मांगी गई है, इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या ईरान बैकफुट पर है, क्या यूएस इसराइल की तरफ से जो अटैक किए जा रहे थे उसके बाद ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है, या वाकई अभी कुछ खेल बाकी है, इस वीडियो में आपको यही सब बताएंगे। साथ ही पिछले 24 घंटे में ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें क्या अपडेट्स हैं, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। मेरे साथ ही विनय सुल्तान मौजूद है, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ। विनय, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो राष्ट्रपति की ईरान की माफ़ी आई है, ये अपने आप में थोड़ा सा चौंकाने वाली, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ईरान लगातार एग्रेसिव था, लगातार आप देखिए सऊदी, यूएई, जितने भी आसपास के जो कंट्रीज हैं गल्फ के, सब पे लगातार वो अटैक कर रहा था। कंट्री पे ज़्यादा कम, वहाँ जो उनके स्ट्रेटजिक यूएस के, इसराइल के पॉइंट्स थे उन पे ज़्यादा हमला, ऐसा उसका कहना था। पर अब ये माफ़ी कहाँ से आ गई? ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेस्कियान, आपको ये बता देंगे, वो लिबरल धड़े के आदमी माने जाते हैं। ऐसा वो हार्ड लाइनर, जिस तरीके से वहाँ पे इस्लामिक हार्ड लाइनर्स हैं, उनमें उनका शुमार नहीं होता है। उनको एक लिबरल चेहरा माना जाता है ईरान का। और ये भी कोशिश की जा रही थी इजराइल की तरफ से कि उनसे कुछ बातचीत हो जाए, लेकिन सुप्रीम लीडर जो अयतुल्ला अली खमेनेई थे, उनका इतना ज़्यादा होल्ड था ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम पे कि पेजेस्कियान के लिए कोई भी शांति वार्ता करना इजराइल के साथ में संभव नहीं था। और ना ही पेजेस्कियान के लिए ये संभव था कि वो ईरान के न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको रोक सकें। हालांकि वो जिस पार्टी से आते हैं उनका व्यवहारिक स्टैंड यही है कि ईरान का जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दिया जाए, चाहे शांति के लिए। तो पेजेस्कियान की तरफ से ये कहा गया कि वो जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं हमारी, हमने उनके ऊपर हमला किया, जिसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। और जब तक अगर नेबरिंग कंट्री से हमारे ऊपर हमला नहीं होता है तब तक हम उसको रिटेलिएट नहीं करेंगे। ये वो बयान देके चले गए। फिर तुरंत उसके बाद में IRGC, जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, उसकी तरफ से, जो वहाँ की एक तरीके से प्रैक्टिकल सेना है ईरान की, उसकी तरफ से ये सफाई आई कि पेजेस्कियान ने जो बोला है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनके बारे में बोला है, उनके एसेट्स के बारे में बोला है। लेकिन इन मुल्कों में, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में जहाँ कहीं पे भी यूएस बेसेस हैं, वो हमारे निशाने पे लगातार रहेंगे और हम लगातार उनके ऊपर स्ट्राइक करते रहेंगे। अच्छा। तो उन्होंने ये स्थिति साफ कर दी कि पेजेस्कियान जो माफ़ी मांग रहे थे वो सिर्फ जो नेबरिंग जो कंट्रीज़ हैं उनके जो एसेट, जो उसमें उनको जो निशाना बनाया गया, जो रिफाइनरी वगैरह है वहाँ जो हमले हुए वो नहीं करेंगे। लेकिन हम जो है यूएस बेसेस जो हैं, या इजरायली जो बेसेस हैं, या उनके इत्तेहादी जितने भी अलाइड जो कंट्रीज़ हैं उनके बेसेस वगैरह हैं, उनको हम निशाना लगातार बनाते रहेंगे। ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने साफ कर दिया है। उसके तुरंत बाद तो कोई वैसी स्थिति नहीं बची है। मतलब ये तो फिर दो तरह के बयान हो गए। एक मतलब क्या ये ऐसा माना जाए कि दो तरह की लीडरशिप काम कर रही है ईरान में? ईरान में जो पॉलिटिकल लीडरशिप अभी है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रभावी है, ऐसा हमको दिखाई नहीं देता। अभी तमाम जो कंट्रोल है वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने ही संभाल रखा है। और वो जो वहाँ पे इस्लामिक क्लेर्जी है उसने, मतलब इस्लामिक जो मुल्ला हैं वहाँ पे, उन्होंने वो जो पूरी की पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप और जो जंग की लीडरशिप है उनके हाथ में है। तो वहाँ पे जो पॉलिटिकली, जो डेमोक्रेटिकली जो चुन के सरकार आई है, उसके पास में बहुत पावर अभी हमको दिखाई नहीं देती। पेजेस्कियान, इसीलिए बार बार ये भी कहा गया कि आयतुल्ला अली खमेनेई को जो है टारगेटेड किलिंग में असैसिनेट किया गया, जबकि पेजेस्कियान को इसीलिए छोड़ दिया गया क्योंकि इजराइल ये चाहता है कि अब पेजेस्कियान यहाँ पे ईरान को टेक ओवर करें और उनके साथ बातचीत शुरू की जाए। अच्छा। तो ईरान ने पिछले 24 घंटे में अपनी रणनीति बदली है। खासतौर पे उसने इराक को टारगेट करना शुरू किया। इराक में एक बड़ी जनसंख्या है जो कि शिया जनसंख्या है। क्यों ये स्ट्रेटजी क्यों बदली इराक पे? क्योंकि इराक एक तो करीब पड़ता है और इराक को प्रैक्टिकली अमेरिका कंट्रोल करता है। वहाँ पे जो सरकार है उसको कठपुतली सरकार है अमेरिका की। और ख़ासतौर पे इराक में 2003 के बाद से अमेरिका का इंटरवेंशन, सद्दाम हुसैन के बाद में, इस कदर से बढ़ा है कि वो एक तरीके से उसका सैटेलाइट स्टेट की तरह काम करता है। तो इराक में जगह जगह जो है अमेरिकन बेसिस हैं, जगह जगह अमेरिका के इंटरेस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें अमेरिकी जुड़े हुए हैं, तो उनको खासतौर पर टारगेट किया जा रहा है। और वहाँ पे एक बड़ी शिया पॉपुलेशन है। तो मैसूल एक जगह है जो किसी समय इस्लामिक स्टेट का हेडक्वार्टर भी हुआ करती थी, जिसको दाइश बोला जाता है अरबी में। तो वहाँ पे लगातार झड़प चल रही है जो अमेरिकन स्पेशल फोर्सेज हैं और वहाँ पे जो शिया मिलिटेंट ग्रुप हैं उनके बीच में। तो ये बहुत लगातार जो है हमको इराक में देखने को मिला है। उसके अलावा PMF है एक यहाँ पे, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, जिसको अरबी में कहते हैं हश्द अल शाबी। वो एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसके हेडक्वार्टर के ऊपर हमला किया गया है यूएस फोर्सेस की तरफ से। तो वो ये ईरान के पक्ष का है। ये ईरान के पक्ष का है। जो PMF बोला जाता है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, उसके हेडक्वार्टर के ऊपर यूएस की तरफ से हमला किया गया। तो UAE में यूएस एयरबेस पे हमला हुआ है। वहाँ पे पेट्रियट जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसके रडार को ईरान ने खत्म कर दिया, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। हमको, हमारे पास में इसके विजुअल कंफर्मेशन है। और ये बड़ा लॉस भी माना जा रहा है। ये बड़ा लॉस माना जा रहा
रहा है, US के लिए। क्योंकि लगातार जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक के बाद एक गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और यूएस अभी बहुत बड़ी हड़बड़ी में है कि वो किसी तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम को अपने जो है उसमें जो तमाम जगहों पे छेद ईरान ने कर दिए हैं उनको किसी तरीके से रफू कर दे, क्योंकि ये महंगा हथियार है। क्योंकि ये महंगा हथियार है और लगातार नुकसान हो रहा है। और अगर ये नहीं कर पाते हैं तो उन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है मिसाइल्स के होंगे। और ऐसा नहीं है कि ईरान का जो है मिसाइल आर्सेनल हालांकि खत्म होने के कगार पे, लेकिन पूरी तरीके से खत्म हो गया है ऐसा नहीं कहा जा सकता। यूएस बेस कैंप इन विक्टोरिया जो है बगदाद में, उसको भी हिट किया गया है ड्रोन से। यूएस एम्बेसी बगदाद ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो अमेरिकन जो नागरिक हैं वो होटल्स में रुकने से बाज आएं, वहाँ ना रुकें, क्योंकि उनको टारगेट बनाया जा सकता है। ये उन्होंने नोटिफिकेशन जो बगदाद में, तो ये कुल मिला की ये स्थिति है। और ईयू कमिश्नर ने ये कहा है कि अभी अमेरिका के पास में इतनी मिसाइल नहीं है कि वो पूरे मिडिल ईस्ट के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से सप्लाई दे पाए। हालांकि अमेरिका की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि उनके पास पर्याप्त स्टॉक पाइल है, पर्याप्त मिसाइल्स हैं, लेकिन हालात हमको ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके बारे में अभी और डिटेल्स आएंगी, मैं आपको बताऊंगा। जी। अरजान होटल है एरबिल में, जो कि कुर्दिस्तान, जो इराक का कुर्दिस्तान है वहाँ पे पड़ता है। वहाँ पे एरबिल, इस होटल में भी ड्रोन लगा है, यहाँ पे भी यूएस पर्सनल रुके हुए थे, उनको निशाना बनाया गया। इसके अलावा बशरा करके एक जगह है जहाँ का मोती बहुत फेमस है। यहाँ पर भी अगर आप किसी ज्वेलरी दुकान पर जाएंगे तो कहेगा कि ये बशरा का मोती है, पोर्ट सिटी है। तो बशरा के बुर्जेशिया में एक केबीआर कंस्ट्रक्शन फर्म है, बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म है, जो कि बेसिकली ईरान में जितना भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करती है, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस देती है उनको। इसके हेडक्वार्टर के ऊपर जो है, इसके कई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से। अमेरिकन फर्म है केबीआर कंस्ट्रक्शन, तो इसको निशाना बनाया गया है। और इस बीच में एक बड़ी चर्चा ये हो रही है कि इजराइल का जो वार्निंग सिस्टम है वो लगातार जो है फेल होता जा रहा है। कई जगहों पे जो वहाँ के सिटीजन्स ने ये रिपोर्ट किया कि 1 से 1.5 मिनट पहले वार्निंग मिलती थी, जबकि पहले 7 से 8 मिनट पहले वार्निंग मिलती थी। वो पहले घट के 3 से 4 मिनट पाई। अब कई बार ऐसा होता है कि वार्निंग मिलती नहीं, सीधे धमाके सुनाई देते हैं। तो ये दिखाता है कि ईरान ने जो इनके रडार सिस्टम पे हमला किया है उसमें काफ़ी नुकसान इजराइल को भी हुआ है। हालांकि ये लोग उसको मान नहीं रहे हैं सार्वजनिक तौर पे, जो स्थितियां लेकिन हमको दिखाई दे रही हैं वो इसी तरीके से। रामोल्ला फील्ड जो है बसरा में, उस पर भी हमला हुआ है, जो ऑयल फील्ड है रामोल्ला का, वहाँ पे भी हमला हुआ है। जॉर्डन में थार्ड जो रडार सिस्टम है वो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था ईरान ने। अब वॉशिंगटन वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट है कि जॉर्डन का जो थर्ड का रडार सिस्टम है उसको यूएस जल्दी से जल्दी रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जॉर्डन बहुत वनरेबल हो गया है बिना एयर डिफेंस सिस्टम के रडार के। तो ये स्थिति बनी हुई है। दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बार फिर से हिट किया है ईरान ने, और उसके बाद में वहाँ पे एक तरीके से अफरा तफरी की स्थिति हो गई। तो वहाँ से उड़ाने तो एकदम बंदी चल रही नहीं, अभी बीच में वापस शुरू हुई थी, और लेकिन वहाँ पे अब एयरलाइंस की जो सारी उड़ानें उनको रद्द कर दिया गया। वही स्ट्रेटजी है ईरान की कि वहाँ से उड़ानें ना रद्द हों, जो आप कल बता रहे थे कि किस तरह की सप्लाई रोकनी है, जो खाने पीने का सामान है। इसमें एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी आ रही है, मैं प्योरली कह रहा हूँ अपने दर्शकों को, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। उसका ये कहना है कि अमीरात में, यूएई में 35% आबादी जो है भारतीय प्रवासियों की है, और दूसरे प्रवासी भी खूब हैं, लगभग 50% की आबादी वहाँ पे प्रवासियों की है। प्रवासी ही वहाँ की वर्क फोर्स है। तो ऐसे हमले की स्थिति में अगर वहाँ से प्रवासी जाना शुरू हो गए तो यूएई के लिए बहुत मतलब लेबर का संकट खड़ा हो जाएगा, वहाँ पे श्रम का संकट खड़ा हो जाएगा। इस वजह से कईयों का ये कहना है कि यूएई ने खुद ही जो है अपने एयरपोर्ट्स पे हमला करवा लिया, ताकि जो वहाँ से हम उड़ान बंद करने के लिए एक बहाना बना सके। ये के लिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, डिस्क्लेमर की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन ये कहा जा रहा है तो हमने कहा कि हम आपको भी बता दें। कई जगहों पे यूएस बेस जो है दुबई में वो भी हिट हुआ है। अच्छा, एक डाटा हमारे पास में आया है जो कि ओपन सोर्स से जो डाटा है उसको हम आपको बता दे रहे हैं कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या स्थिति है। तो वहाँ पे 63 जो है सुपर टैंकर्स, ऑयल के सुपर टैंकर्स जो हैं वो फंसे हुए हैं। 250 ऑयल टैंकर्स फंसे हुए हैं, 15 एलएनजी कैरियर फंसे हुए हैं जो लिक्विड नेचुरल गैसेस हैं, और 27 एलपीजी टैंकर्स जो हैं वो फंसे हुए हैं। भारत के कितने हैं अभी इसमें कोई वो डिटेल्स हमारे पास में नहीं, लेकिन ये टोटल नंबर, मगर जाहिर सी बात है इसमें भारत के भी होंगे ही सब जगह की। खासतौर पे एलएनजी जो कैरियर्स हैं वो मोस्टली चाइना के हैं, क्योंकि चाइना को वहाँ से खूब माल जाता है, और एलएनजी वहाँ पे बहुत यूज की जाती है चाइना में, जो लिक्विड। चाइना का तो वो कह रहे हैं उन्होंने सप्लाई जारी नहीं, अभी कोई जारी नहीं रखी है, अभी कुछ भी फर्जी दावा था क्या? नहीं, फर्जी दावा नहीं, चाइना की तरफ से ये कहा गया कि हमको हमारे कम से कम निकलने दे ईरान, तो उनके निकलने नहीं, मतलब पहले जो ईरान का दावा आया था कि हम चाइनीज जाने देंगे, जहाजों जाने देंगे, वो बात ही हो रही है, लेकिन चाइना के पास में भी बहुत क्रंच है एलएनजी का। बाकी ये तो फिर वो ट्रैफिक जाम सा हो गया ना कि भाई जाम लग गया है पूरे रोड पे। हाँ, तो अब चाइना का हो चाहे इंडिया का हो चाहे यूएस, किसी का भी हो तो फंसे ही है, वो तो रास्ता जब खाली हो
होगा। आगे जब तक बारात नहीं निकलेगी तब तक जाम नहीं खुलेगा। तो जाहिर वो सी स्थिति बात है। अबू धाबी में कई जगहों पे मल्टीपल हिट हुए हैं और वहाँ पे जो है हमको हालांकि स्पेसिफिक लोकेशन हमारे पास में नहीं मिले, लेकिन वहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने बताया कि वहाँ पे धुएं के गुबार जो हैं देखे गए हैं। तो ये स्थिति वहाँ पे बन रही है। प्राइमा नाम का एक ऑयल टैंकर है जिसको ईरान का ये दावा है कि हमने हिट किया है। और इसके अलावा नबी शीत लेबनान में एक जगह है जहाँ पे हिजबुल्ला और आईडीएफ के बीच में, जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं और हिजबुल्ला के बीच में, वहाँ झड़प चल रही थी। कल रात की स्थिति ये है। सऊदी में जुमाल में जो है वहाँ ड्रोन लगा है, ये हमारे पास में विजुअल कंफर्मेशन है। लुइस पी करके एक मार्शल आइलैंड का ऑयल टैंकर था, उसको भी हिट किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान ने। आईआरजीसी का दावा है। उनका ये कहना है कि इसमें मार्शल आइलैंड का झंडा लगा हुआ था, लेकिन ये यूएस एसेट था, इसको इसलिए हमने हिट किया है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ये इस तरीके से 11 ऑयल टैंकर जो है ईरान की तरफ से हिट किए जा चुके। तो ये हुई जो ईरान की तरफ से ये स्ट्राइक्स हुई थी वो। अब यूएस की तरफ से क्या हुआ है ये भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। बिल्कुल। यूएस की तरफ से ये हुआ है कि तेहरान में लीडरशिप के जितने रेजिडेंट्स थे उनको खास तौर पर निशाना बनाया गया। अभी जो एयर स्ट्राइक चल रही हैं इजराइल और अमेरिका की तरफ से। आज़ादी स्ट्रीट करके एक तेहरान, सेंट्रल तेहरान में एक इलाका पड़ता है जहाँ पे वीआईपी इलाका आप समझ लीजिए, जैसे हमारे यहाँ पे लुटेंस जोन है। वहाँ पे एक बड़ा धमाका सुनाई दिया था और कई देर तक आग जलती हुई दिखाई दी। हालांकि एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी उस धमाके की, मतलब किसको टारगेट किया गया था, इसके डिटेल्स अभी आने बाकी हैं। अच्छा, यहाँ पे कई लोग कह रहे हैं कि मकसद बारिश करके हेडक्वार्टर है। बासी जो फोर्सेस हैं, जो वहाँ की वॉलंटरी फोर्सेस हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एनसीसी हैं, उस तरीके से, जो कि इस्लामिक रिजीम के प्रति वफादार फोर्सेस हैं। अगर आप देखते हैं तो हम इसके ऊपर पहले से डिटेल बता चुके हैं। तो बासीस का हेडक्वार्टर जो है वो मकदस में है, वहाँ पे आज़ादी स्ट्रीट पे। उसको कहा जा रहा है कि टारगेट किया जा रहा है, लेकिन हमारे पास में एग्जैक्ट उसके लोकेशन नहीं है। बंदर अब्बास में एयरबेस हिट किया गया है। बंदर अब्बास में बंदर अब्बास वहाँ का सबसे बड़ा नेवल बेस है ईरान का। उसमें एक एयर बेस भी था बगल में, उसको हिट किया गया है। वहाँ पे हमको विजुअल कंफर्मेशन है कि वहाँ पे हिट हुआ है अमेरिकन जो एयर स्ट्राइक है उसमें। और शोकोहियद इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में जो है वो भी बंदर अब्बास में है, वहाँ पे भी हिट किया गया है। अच्छा, वहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि वहाँ पे माडो नाम की एक कंपनी का जो है वहाँ पे फैक्ट्री है, जो कि शहीद 131 और शहीद 136 जो दो सबसे कुख्यात ड्रोन है ईरान के, वो वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। इस वजह से उसको भी हिट किया गया है। बंदर अब्बास में एयर बेस जो है वो हिट हुआ है। उसके अलावा कौम में शोकोहियद इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो हिट हुआ है। यहाँ पे कौम में जो है ये माडो नाम की जगह है जहाँ पे शहीद 136 और शहीद 131 जो है ड्रोन वो बनाए जाते हैं। उस कंपनी को, माडो को हिट किया गया है। अच्छा, कौम बहुत इंटरेस्टिंग शहर है ईरान में। वो इसलिए इंटरेस्टिंग है कि जैसे हमारे यहाँ पे काशी है या वाराणसी, जिसको हम ये मानते हैं कि जहाँ पे धर्म संसद लगती है, जहाँ पे धर्म के सारे डिस्कशन होते हैं, जिसके खासतौर पे हिंदुज़म के सेंटर में हम काशी को मानते हैं, जहाँ पे शंकराचार्य ने अपना मंडन मिश्रा के साथ में वो किया शास्त्रार्थ। तो इस तरीके से कौम भी ईरान में, कौम ईरान की काशी है। जितनी भी क्लेर्जी वहाँ पे आती है ईरान में, शिया क्लेर्जी, उनका सबसे बड़ा सेंटर, सबसे बड़ा पढ़ाई लिखाई का सेंटर, सबसे सारी तमाम चीज़ें, ट्रेनिंग सेंटर जो है वो कौम में है। तो कौम जो है ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण शहर है और वहाँ पे हमला हुआ है। करज में ये बोला गया है कि B-2 और B-52 बॉम्बर्स जो हैं वो देखे गए अमेरिका के, जो हमने बताया कि बहुत खास बॉम्बर है, स्लीथ बॉम्बर है। वो इस तरीके के बॉम्बर हैं जो जल्दी रडार के पकड़ में नहीं आते हैं। और वहाँ पे IRGC की एक स्पेशल यूनिट है जो कि इंटरनल सिक्योरिटी देखती है, उसको हिट किया गया। हम आपको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका हर तरीके से जो है ईरान के सिक्योरिटी ग्रिड को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि कल को मान लीजिए वहाँ पे फिर से मास प्रोटेस्ट शुरू हो तो IRGC उसको इतनी आसानी से दबा नहीं पाए। तो वो IRGC के जो इंटरनल सिक्योरिटी के भी जितने भी नेटवर्क हैं उनको भी खत्म कराना, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, साइबर पुलिस होता है वहाँ पे, मतलब वो जो मोरल पुलिसिंग के जो ग्रुप बने हुए हैं उनको हैं, चाहे बसीज जो है जो इनका वॉलंटरी फोर्स है, उनको तमाम इन लोगों को हिट इसीलिए किया जा रहा है कि सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से नस्ते नाबूद कर दिया जाए, ताकि उनको अगर कल को रिजीम चेंज करवानी पड़े तो उसके लिए उनको आसानी हो सके। बिल्कुल। और इसके अलावा एक अपडेट ये है कि गैलार्ड फोर कैरियर फ्लीट जो है वो जो रेड सी में आ गई है, मतलब मेडिटेरेनियन सी से रेड सी के अंदर वो आ गई है स्वेज नहर के जरिए। क्या आ रही है? गैलार्ड फोर्ट, जैसे एक अभी अब्राहम लिंकन जो कैरियर यूएस की फ्लीट, हाँ कैरियर फ्लीट है यूएस की, उसी तरीके से गैलार्ड फोर्ट करके यूएस ने अपने जो तमाम जो फ्लीट्स हैं उनका नाम जो है अपने पूर्व राष्ट्रपतियों पर रखा है। तो गैलार्ड फोर्ट भी वहाँ पे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके नाम पे जो कैरियर फ्लीट है, इस पे 90 जेट्स जो हैं वो स्टेशन हैं इस फ्लीट के ऊपर। तो ये आ चुकी है अब रेड सी में, जो कि ईरान
का इस तरफ का हिस्सा जहाँ पे इजराइल का बॉर्डर लगता है, वो वाला इलाका है। अगर आप नक्शा निकाल के देखेंगे तो रेड सी में ये अभी ऑपरेट कर रही है फिलहाल। और ईरान ने इसको जो है, अमेरिका ने ये दावा किया था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा देंगे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से जो गुजरने वाले ऑयल टैंकर हैं उनको यूएस नेवी एस्कॉर्ट करेगी, मतलब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यूएस नेवी की तरफ से होगी। तो इसके ऊपर ईरान ने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के इस कदम का स्वागत करते हैं और हम इंतजार में बैठे हैं कि वो जाके एस्कॉर्ट करें और हम जो है उनके फ्लीट उड़ाना शुरू करें। तो ये स्थिति अभी बनी हुई। इस दौरान अजरबैजान से एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हमारे सामने आई है। अजरबैजान का दावा है कि उसने एक टेररिस्ट अटैक जो है, ईरानी टेररिस्ट अटैक, उसको अनफॉइल किया है, उसको जो है होने से बचा लिया है, और उन्होंने 3 विस्फोटक डिवाइस पकड़े हैं। और उनका ये कहना है कि ये ईरानी जो दहशतगर्द थे, ईरानी जो तथाकथित आतंकवादी थे, वो बाकू तिब्लिस की जो ऑयल पाइपलाइन है उसके ऊपर हमला करने जा रहे थे, और उसके अलावा इसराइल के जो एसेट्स हैं वहाँ पे, इसराइल की एम्बेसी वगैरह है, उसके ऊपर हमला करना चाह रहे थे, और उन्होंने बीच में पकड़ लिया है। तो अजरबैजान की स्थिति वही है कि चाय से ज़्यादा केतली गर्म वाली स्थिति अजरबैजान के भी दिखाई दे रही है। किश द्वीप एक आइलैंड है, किश आइलैंड, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में पड़ता है और बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने के लिए, और ईरानी जो है टेरिटरी है, इसके ऊपर यूएस ने लगातार हमले किए हैं ताकि वहाँ पे किसी तरीके से अपना कब्जा कर पाएं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलाने की आसानी रहेगी उनको। इसके अलावा ईरानी एक वॉरशिप जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो यूएस नेवी ने उसको उड़ा दिया है, उसके विजुअल कंफर्मेशन हमारे पास में है। हालांकि इसके ऊपर बहुत डिटेल हमारे पास में अभी तक नहीं है। काजविन में, नॉर्थ वेस्ट तेहरान में भी लगातार हमले हुए हैं, और जम बुशहर नाम की एक जगह है, वहाँ पे जम नाम की एक जगह है बुशहर प्रोविंस में, उसके ऊपर भी हमले जो है अमेरिका और इजराइल की तरफ से किए गए हैं। तो ये तो हुई सर वॉर अपडेट। ठीक है, कि वॉर में क्या क्या हुआ है ना। और इस बीच में हम अब थोड़ा सा चलते हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे। क्या हुआ है, तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ब्लूमबर्ग का ये दावा है कि ईरान और सऊदी जो हैं उन्होंने एक बैक चैनल जो है अपना नेगोशिएशन शुरू कर लिया है। अब इस खबर को पेजेस्कियान की माफी के बयान से जोड़ के देखिए। तो ब्लूमबर्ग का ये दावा है कि ईरान और सऊदी के बीच में नेगोशिएशन चल रही हैं, और वो बैक चैनल नेगोशिएशन चल रहे हैं जिसमें अमेरिका जो है शामिल नहीं है। और इस पूरे के पूरे वॉर के बाद में जिस तरीके से मिडिल ईस्ट को इस पूरे वॉर में खींचा गया है अमेरिका की तरफ से जबरदस्ती, बिना किसी कंसेंट के, उसके बाद में मिडिल ईस्ट और अमेरिका के संबंधों के बीच में भी भयंकर कड़वाहट हमको देखने को मिली। इस बीच में अमेरिका जो एक कोशिश लगातार कर रहा था, हथियार भी भेज रहा था और पैसा भी भेज रहा था और तमाम सारी चीजें कर रहा था कि कुर्दिश लड़ाके जो हैं वो किसी तरीके से ईरान के खिलाफ जो है जंग में उतर जाए। तो इराक में जो ऑटोनोमस सरकार चल रही है कुर्दिस्तान की, उसने साफ कर दिया है कि हम जो है इस वॉर में, इस कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करने जा रहे। तो उन्होंने लगातार इसको खारिज किया है। ये एक्सियस नाम का एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, उसकी तरफ से ये जानकारी हमारे पास में आई है। अच्छा, ईरान के प्रेसिडेंट के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया था। इस बीच में एक और बड़ी दिलचस्प बातचीत हमको एक और देखने को मिली है। खालिद बिन सलमान ने कहा है कि वो पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ में उनकी मीटिंग हुई है। अच्छा, उन्होंने ट्विटर पे जानकारी, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक करार हुआ था, एक पैक्ट हुआ था इन पे कोई हमला बोलेगा तो पाकिस्तान उनको बचाने आएगा। अच्छा, पाकिस्तान के सैनिक जो है लगातार जो है इस तरीके की सर्विसेज सऊदी अरब को देते रहे हैं डॉलर्स के बदले, और पाकिस्तानी आर्मी जो है दुनिया में सबसे बड़ी सेल्फ सॉर्ड आर्मी बोली जाती है, ऐसी आर्मी जो अपनी सर्विसेज बेचती है। तो ऐसा कहा जाता है अक्सर मजाक में कि नेशन हैज आर्मी एंड पाकिस्तान आर्मी हैज ए नेशन। तो दुनिया के जितने देश हैं उनके पास में सेनाएं होती हैं, पाकिस्तानी सेना के पास में अपना एक देश है। तो इस तरीके की स्थिति है, और पाकिस्तान जो है पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी सैनिक सेवाएं जो है वो बेचता रहा है, अमेरिका को भी बेचता रहा है इतिहास में, और उनका इतिहास यही है। तो खालिद बिन सलमान के साथ आसिम मुनीर की जो है बैठक हुई है, इसकी जानकारी हमको मिली है। इसकी डिटेल्स अभी हमारे पास नहीं कि उन दोनों में क्या बातचीत हुई है। ट्रूथ सोशल पे इन्होंने ट्रंप ने ये लिखा है, एक बड़ा लंबा सा पोस्ट लिखा है जिसका लबुलुआब ये है कि ईरान को हम लोग पनिश करेंगे, ईरान को हम हिट करेंगे, मतलब विल बी हिट हार्ड। तो ये ट्रंप का ये दावा है, लेकिन हालांकि अभी भी वो यही कोशिश कर रहे हैं। ईरान को इन्होंने हिट हार्ड किया भी है, मतलब बहुत बुरी तरीके से ईरान पे स्ट्राइक्स हुई हैं, लेकिन ईरान हमको अभी भी लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो वॉर इन्होंने सोचा था 48 से 72 घंटे में हम खत्म कर देंगे, तो वो ऐसी स्थिति बन नहीं रही। इस बीच में तुर्की क्योंकि नाटो का मेंबर है, तुर्की ने नॉर्थ साइप्रस में अपने F-16 भेजे हैं, अपने F-16 जेट्स जो अमेरिकन ओरिजिन के जेट्स हैं लॉकहीड मार्टिन के, वो नॉर्थ साइप्रस में भेजे हैं जहाँ पे ब्रिटिश और अमेरिकन एयर बेसेस हैं जिनको लगातार जो है टारगेट बना रहा था ईरान। तो उनको भेजा है, तुर्की की तरफ से भेजा जा रहा है, तुर्की ने ऐसा ऐलान किया है। तो ये मोटा मोटी अभी के वर्क हमारे पास में अपडेट हैं। तो बिल्कुल ये 24 घंटे पिछले क्या घटा, ईरान की तरफ से क्या अटैक किए गए,
वापस यूएस और इजराइल की तरफ से क्या अटैक किए, खासतौर पर ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से जो माफ़ी आई है उसके क्या मायने हैं, और उसके काउंटर में IRGC का जो बयान आया है उसके क्या मायने हैं सब, और डिप्लोमेटिक स्तर पर दुनिया में क्या चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या बोले। इस पूरी वीडियो में हमने आपको पिछले 24 घंटे का सब तरीके का जो युद्ध है और जो राजनीतिक मोर्चे पे, डिप्लोमेटिक मोर्चे पे जो बयानबाजी हो रही है उसके बारे में आपको बताया, क्योंकि हम डेली कोशिश करेंगे जो कंफर्म चीज़ें हैं, शोर शराबे से दूर, सनसनी से दूर, ऐसे ही डायरी में मैंने सुल्तान की लिख कर आपके सामने पेश करते रहें। आपका कोई फीडबैक हो, कोई आप और कोई जानकारी जानना चाहते तो भी हमें कमेंट बॉक्स में इसके अलावा हमने कर्नल अमित के साथ में बात की है, जो कि इंडियन आर्मी के वेटरन हैं। उनके साथ में हमने ये समझने की कोशिश की है कि ड्रोन वॉरफेयर इस युद्ध में कितना बढ़ गया है और भारत के लिए क्या टेक अवे होने चाहिए इस युद्ध से, ये हमने समझने की कोशिश की एक आर्मी वेटरन से, कर्नल साहब से, ताकि आपको एक इन्फॉर्म, तो उसका लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर आप देखना चाहते हैं जरूर देखें। ठीक, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। मैं सौरभ हूँ, ये मैंने सुल्तान है, कैमरे के पीछे मोहित हैं। शुक्रिया।